जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मेरा नाम है सोहन और मैं आपको अपनी स्टडी चैनल क्लासिकल मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1G का पार्ट 3। लेकिन इससे करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए कामा बी इज इक्वल टू a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रमक है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है यह स्वतुल्य सममित या संक्रमक है या नहीं। ठीक है, जैसा कि रिलेशन दिया हुआ है a कामा बी सच दैट b इज इक्वल टू a+1। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे स्वतुल्य है या नहीं है। अब आप देखिए, यदि b पहले घटक से क्या है, एक अधिक है, यानी b इज इक्वल टू a+1, तो दूसरे घटक की जगह भी हमें क्या रख देना होगा, पहला घटक a+1। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, जब यहाँ पर a को इधर ले आएंगे तो a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए a को जब हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, यदि a कामा b एलिमेंट ऑफ r, तो a कामा a एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो b था उसकी जगह भी हमने क्या रख दिया, a रख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से जब मान निकालेंगे तो a माइनस a, जो कि खुद 0 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। अतः हम ये कहेंगे स्वतुल्य संबंध नहीं है, यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यह सममित है या नहीं। सममित के लिए क्या होता है, यदि a कामा b एलिमेंट ऑफ r, तो b कामा a एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए। ठीक है, यदि a कामा b एलिमेंट ऑफ r, तो b कामा a एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए, यानी b इज इक्वल टू a+1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला रख देना। यानी इसको एक चीज़ और बना ले हम, ये ऐसा हो सकता है a इज इक्वल टू b-1। अब a को उधर ही रहने दें, 1 को इधर ले आएंगे तो a इज इक्वल टू क्या है, a यहीं रहेगा और 1 इधर आएगा तो b-1। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा कि अब हम क्या कहें, a की जगह b रखेंगे और b की जगह a रखेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, b+1। अब एक बात बताइए, यहाँ पर a इज इक्वल टू b-1 और यहाँ पर a इज इक्वल टू b+1 आ रहा है, दोनों सेम तो आ नहीं रहा। अतः हम ये कहेंगे सममित नहीं, सममित संबंध नहीं। ठीक है, इसी प्रकार अगला संक्रमक है या नहीं। संक्रमक, ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं, यदि a कामा b एलिमेंट ऑफ r पुनः b कामा c एलिमेंट ऑफ r, तो a कामा c एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है b इज इक्वल टू a+1, फिर c इज इक्वल टू b+1। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, c इज इक्वल टू a+1। ध्यान दीजिएगा, दूसरा घटक पहले रखा जा रहा है, फिर पहला। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा घटक पहले, फिर ये यहाँ पर, फिर उसी प्रकार c यहाँ पर रहेगा और a यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको 1 2 3 4 5 रख के चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, यदि हम a का मान 1 लेंगे तो b का मान कितना आएगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पर b का मान हम 2 रखेंगे तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा,
3, ठीक है। b का मान 2 और c का मान 3 और a का मान हमने क्या लिया था 1। तो यहाँ पर देखिए अब c, ठीक है, c का मान कितना आया है 3, ठीक है। अब यहाँ पर 3 रख लीजिए 3 और a का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पर 3 नॉट इक्वल टू 2। जब 3 2 के बराबर नहीं आया तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 और उसका सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रमक है। तो चलिए देखते हैं। आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसा कि ये दिया हुआ है 1 2 2 1, ठीक है, एक रिलेशन है और हम सभी लोग जानते हैं कि स्वतुल्य के लिए क्या 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, तो 1 1 एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए था लेकिन नहीं है, अतः स्वतुल्य यहाँ पर नो आ जाएगा, यानी यह स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं यह सममित है कि नहीं। 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, तो हम सभी लोग जानते हैं इसको स्वैप करने पर जो क्रमित युग्म बनेगा वो भी उस रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ पर 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, तो 2 a एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, यह सही है, यानी यह क्या है सममित है, ठीक है। इसी प्रकार यह संक्रामक है या नहीं है, चलिए देखते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 1 2 एलिमेंट ऑफ आर, फिर 2 1 एलिमेंट ऑफ आर, तो 1 1 एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए था लेकिन एलिमेंट ऑफ आर नहीं है, अतः हम ये कह देंगे यह संक्रामक नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x एलिमेंट ऑफ z, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आर इज लेस देन आर इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। यानी R 2 रिलेशन दिया हुआ है, हमें ये सिद्ध करना है कि यह तुल्यता संबंध है। तो चलिए देखते हैं पहले का सॉल्यूशन। जैसा कि दिया हुआ है R इज इक्वल टू a b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b 4 का 1 गुणज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यह स्वतुल्य है या नहीं है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं यदि a b एलिमेंट ऑफ r, तो a एलिमेंट ऑफ r होता है, ठीक है। तो a माइनस b 4 का गुणज है, ठीक है। तो अब b की जगह जैसे ही हम a रखेंगे a माइनस ए, तो ये क्या आ जाएगा 0, जो 4 का गुणज है, ठीक है। भाई 0 तो किसी भी अंक का गुणज हो सकता है, ठीक है ना। तो अतः हम ये कह सकते हैं यह स्वतुल्य है। अब देखते हैं यह सममित है या नहीं। सममित के लिए क्या है, यदि a b एलिमेंट ऑफ r, तो b a एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए, ठीक है। यानी यदि a माइनस b 4 का गुणज है, 4 का
गुणज है। इसको शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हैं। आप कह लीजिए a माइनस बी इज इक्वल टू 4k, जहाँ की कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 4, शून्य भी हो सकता है क्योंकि शून्य भी 4 का एक क्या हो सकता है, गुणज हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि b माइनस ए इज इक्वल टू 4k। जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ, मान लीजिए यहाँ पर आपने ले लिया 5 और यहाँ पर ये ले लिया हमने 1, ठीक है। तो माड में से जब हम कुछ भी निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 4, जबकि 4 क्या है, 4 का एक गुणज है। अब यहाँ पर जैसे हम रखेंगे 1 माइनस 5, तो आप सभी लोगों को पता है माड हमेशा कौन सी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। अतः इस प्रकार हम ये कह सकते हैं यस, यह सममित है, ठीक है। अब ये देखते हैं यह संक्रमक है या नहीं। अब a कामा बी एलिमेंट ऑफ आर, b कामा सी एलिमेंट ऑफ आर, तो a कामा सी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, ठीक है। यानी यदि मान लीजिए यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 4k आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर b माइनस सी इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू 4 बीटा आएगा। अब वो देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर ये 9 रख लिया, ठीक है, और b का मान हमने रख लिया 5, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने 5 रखा है और यहाँ पर c का मान हमने मान लीजिए 1 रख लिया, ठीक है। तो 5 में से 1 जाए तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। और यहाँ पर a का मान हमने 9 लिया है और c का मान हमने 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पर की गुणांक है, जैसे 0 1 2 3, जैसे 4 1 कम 4, ठीक है। यहाँ पर भी अल्फ़ा का मान 4 1 कम 4, और यहाँ पर ये आ सकता है कि नहीं, ऐसा 4 गुणे 2, तो बीटा मान लीजिए 2 है और ये 4 तो कांस्टेंट है ही, मतलब यहाँ पर तो कितना आ गया, 4 दूनी 8। अब 8 क्या है, 4 का एक गुणज है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं यस, यह संक्रमक है। तो यदि कोई संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक भी हो, तो वह एक कैसा संबंध होता है, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। अतः यह तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में क्या है, r इज इक्वल टू ए कामा बी, ए इज इक्वल टू डी, ठीक है। r इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट a इज इक्वल टू बी। आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि ये जो बराबर है, ठीक है, और जहाँ भी बराबर का चिन्ह आपको दिख जाए, ठीक है, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है, ठीक है, कि वह एक तुल्यता संबंध है। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए स्वतुल्य, ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं a इज इक्वल टू बी, तो a इज इक्वल टू ए, क्योंकि कोई भी नंबर होगा तो वह खुद के बराबर तो होगा, यानी इस प्रकार ये कह सकते हैं यह स्वतुल्य है। अब हम देखते हैं सममित है या नहीं है, ठीक है। अब सममित के लिए क्या है, यदि a बराबर b तो b बराबर a होना चाहिए, यस, हम ये कह सकते हैं यह सममित है। इसी प्रकार हम ये देखेंगे संक्रमक है या नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू सी, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, c तो होगा ही, ठीक है। सिंपल सी बात है, a b के बराबर, b c के बराबर, तो a जो है c के बराबर तो होगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं यस, यह संक्रमक है। अतः यह
तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब उसने आगे पूछा है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है a माइनस बी 4 का एक गुणज है। तो अब सभी लोगों ने देखा जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो a माइनस बी इक्वल टू क्या, जब हमने पहले स्वतुल्य सिद्ध किया था तो a माइनस ए लेने पर 0 आया था, यानी एक के साथ, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, यानी एक से संबंधित जो अवयव होंगे 1 होंगे। ठीक है, क्योंकि 1 से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा और 5 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और इसी प्रकार 9 से 1 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 से जो संबंधित अवयव हैं 1, 5, 9 आएंगे। क्योंकि 1 से 1 घटाएंगे 0 तो वो भी 4 का गुणज होगा। 5 से घटाएंगे और कोई भी अवयव ले लीजिए आप, 2, 3, 4 कुछ भी लेंगे तो 4 का गुणज नहीं आएगा। अब ये दूसरे में देखिए। ठीक है, ये तो पहले के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए, ठीक है, जो 1 से संबंधित अवयव हों वो क्या आएंगे। ठीक है, तो दिया है a इक्वल टू बी। अब एक बात बताइए, 1 के बराबर हो सकता है क्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बराबर हो सकता है, नहीं। यानी इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये रहा टोटल आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कहा है सिद्ध कीजिए a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 में r a, b सच दैट a माइनस बी सम है। इसके द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। अब कह रहा है प्रमाणित कीजिए कि 1, 2, 3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, किंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसका हम मतलब समझेंगे पहले। ठीक है, इसका मतलब हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसको ये देखते हैं यह तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यह स्वतुल्य है या नहीं। तो मैं जैसा कि स्वतुल्य संबंध बार बार बताते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करूँगा। जैसे a माइनस बी क्या है, सम, मान लीजिए 2 के, यानी कि 2 का गुणांक कह लीजिए। ठीक है, तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0, यह भी क्या आएगा, जो कि 2 से भाज्य है। ठीक है ना, अतः हम ये कह सकते हैं यस, यह स्वतुल्य है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे यह सममित है या नहीं है। क्या भाई, अब a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 2 के, तो सिंपल सी बात है b माइनस ए इज इक्वल टू 2 के ही आएगा, क्योंकि माड हमेशा कौन सी वैल्यू देता है, विदाउट साइन। अतः हम ये कह सकते हैं कि यह क्या है, सममित है। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया, ठीक है, कि वह 4 का गुणज है या नहीं है, इसी प्रकार ये भी है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे यह संक्रमक है या नहीं। a माइनस बी इज इक्वल टू, मान लीजिए 2 के आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार b माइनस सी, ठीक है, क्या आ जाए, 2 अल्फ़ा। तो यहाँ पर a माइनस सी इज इक्वल टू 2 बीटा तो आएगा ही। ठीक है, जैसा कि हमने प्रूव भी किया था। ठीक है, क्योंकि जब a माइनस बी 2 का गुणांक आएगा, यानी 2 का गुणज आएगा, b माइनस सी 2 का गुणज आएगा, तो सिंपल सी बात है a माइनस सी भी 2 का गुणज आएगा। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम है समझने में मैं उन्हें समझा देता हूँ। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 हमें लेना है। a का हम ऐसा कोई मान ले लें, जैसे मान लीजिए 5 ले लिए हम। ठीक है, और b का मान हमने ले लिया 3, तो b 5 में से 3 जाए 2 आएगा। ठीक है, अब b का मान हमने 3 लिया है और c का मान मान लीजिए हमने 1 ले लिया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2। अब हमने a का मान 5 और 1 का मान हमने, c का मान हमने 1 रखा। ठीक है, तो जैसे ही रखेंगे 5 में से 1 जाए 4, यानी 2 गुणे 2, यानी आप ये देखिए यह भी क्या है, सम आ गया।
ये भी सम आया, ये भी सम आया और ये भी सम आया। वैसे भी माड में हम इसे 3 - 5 करते तो भी हमारा 2 ही आता, क्योंकि माड है तो माड जब हटेगा तो हमें बिना साइन वाली यानी कि पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। ठीक है, इस प्रकार हमें कह सकते हैं यह एक संक्रमक संबंध है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। अब आगे इसने क्या कहा है, प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब एक बात बताइए, हम एक रिलेशन बनाते हैं, जैसे 1, फिर 1, 3, फिर 1, 5, फिर 3, 1, 3, 3, 5, इसी प्रकार 5, 1, 5, 3 और 5, 5। अब एक बात बताइए, जब हम 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, जैसे हमने यहाँ पर सिद्ध किया है कि 2 से भाज्य होगा, वो अभी सम होगा। 1 में से 3 घटाएंगे, अब चूंकि माड है तो ये माइनस तो आएगा नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। तो मान लीजिए 3 में से 1 घटा दिए 2 आएगा, और इसमें 5 में से 1 घटाएंगे 4, चाहे 1 से 5 घटाइए चाहे 5 से 1 घटाइए, चूँकि माड लगा इसलिए ये पॉजिटिव आया और सम आएगा। 3 में से 1 जाए 2, निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, सम तो सम होता है। 3 में से 1 जाए 2, 3 में से 3 जाए 0, वो भी सम है। 3 में से 5 जाए -2, वो भी 0 सम है। 5 में से 1 जाए 4 सम है। 5 में से 3 जाए 2 सम है। 5 में से 5 जाए 0, वो भी सम है। ठीक है, अब इसने कहा है, अब वैसे भी आप समझ लीजिए, जब हम विषम में से किसी विषम वैल्यू को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है और यहाँ पर 7 है, तो कितना आएगा, -2 है तो आखिर सम ही। मान लीजिए 11 है और यहाँ पर 5 है, ये कितना आएगा, 6। तो याद रखिएगा, जब भी हम विषम में से विषम वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा सम वैल्यू प्राप्त होगी। इसी प्रकार अब ये सिद्ध हो गया, ठीक है, कि 1, 2, 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, ये पहला चीज़। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या कहा है, 2, 4 के सभी अवयव। मान लीजिए यहाँ 2 है, फिर 2 से बनेगा संबंध, फिर 2 है, फिर 4, इसी प्रकार 4, 2, फिर 4, 4। ठीक है, अब देखिए 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से 4 जाएगा तो -2 यानी 2 ही आएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2, 4 में से 4 जाए 0, यानी ये भी सिद्ध हो गया कि इसके प्रत्येक अवयव क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। परंतु 1, 3, 5 का कोई अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। अब देख लीजिए भाई क्यों नहीं संबंधित है। मान लीजिए R1 हम ऐसा रिलेशन बनाएं, तो मान लीजिए 1, ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 और 2, 1, 2 का जब हम रिलेशन बनाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा जो कि विषम है। ठीक है, इसी प्रकार 1 और 4 का बनाएंगे तो भी क्या आएगा, 3 जो कि विषम है। इसी प्रकार 3, 2, 3, 4 और 5, 2 और 5, 4। आप इसमें देख लीजिए जो भी रिलेशन बना है वह क्या है, विषम है, क्योंकि 1, 2 और जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है, a - b सम है, तो हमें सम ही रिलेशन में मिलना चाहिए था। लेकिन 1 में से 2 जाएगा तो 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1। तो ये सारे जो रिलेशन से हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, विषम प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि 1, 3, 5 का कोई अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। वैसे भी एक बात याद रखिएगा, जब भी सम और विषम को आपस में घटाएंगे तो हमेशा कौन सा वैल्यू प्राप्त होगी, सम और विषम को आपस में जोड़े या घटाएंगे जो भी करेंगे तो हमेशा कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी, विषम। ठीक है, तो ये रहा पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R, P, Q सच दैट बिंदु P मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है।
पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यह एक तुल्यता संबंध है या नहीं, यानी कि जो R दिया हुआ है, ठीक है, वह तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहले तुल्यता संबंध चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा यह स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्यता की जांच करने के लिए हम आपको एक बात पहले समझा दें। मान लीजिए एक कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जहाँ पर एक वृत्त है किसी समतल में, ये x है, ये x डैश है और ये y है और ये y डैश है। मान लीजिए P है, ठीक है, जो यहाँ से k दूरी पर है, ठीक है। इसका निर्देशांक मान लीजिए a, b है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यदि k दूरी पर है, ठीक है, और फिर उसने क्या किया, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, यानी मूल बिंदु यही है, ठीक है, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अब मान लीजिए कोई बिंदु ऐसा ले लें, ठीक है, यहाँ पर a डैश और b डैश, और मान लीजिए Q है। अब एक बात बताइए, P इसने दिया है कि P और Q मूल बिंदु से किस दूरी पर है, समान दूरी पर। तो कहने का मतलब ये है, यदि P, Q एलिमेंट ऑफ R है तो निश्चित रूप से P, P एलिमेंट ऑफ R होगा। यानी कहने का मतलब ये है P की 0, 0 से दूरी, यानी ये मूल बिंदु समझिएगा, से दूरी बराबर है किसके, Q की 0, 0 की दूरी से, ठीक है ना। P की 0, 0 से दूरी, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है PQ सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, ठीक है ना। बिंदु जो P की 0, 0 से दूरी बराबर है किसके, Q की 0, 0 से दूरी। तो सिंपल सी बात है, P की 0, 0 से दूरी बराबर रहेगी किसके, P की 0, 0 से दूरी के, ठीक है। अरे भाई Q की मतलब P 0, 0 से दूरी है, ठीक है, और Q की 0, 0 ये दोनों बराबर है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी बिंदु खुद के बराबर तो होगा ही, ठीक है। यानी इस प्रकार हम ये कह सकते हैं यस, या क्या है, स्वतुल्य है। अब अगला हम देखते हैं सममित है या नहीं। सममित के लिए क्या भाई, यदि P, Q एलिमेंट ऑफ R तो Q, P एलिमेंट ऑफ R तो होगा ही। सिंपल सी बात है, P की 0, 0 से दूरी बराबर है Q की 0, 0 से दूरी के। तो सिंपल सी बात है, Q की 0, 0 से दूरी P के 0, 0 से दूरी के बराबर ही होगी। यानी कहने का मतलब यह है, P की 0, 0 से दूरी बराबर Q की, ये 0, 0 आप मूल बिंदु समझिएगा, यहाँ से लिख लीजिएगा 0, 0 से दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q, अब पहले की जगह दूसरा और दूसरे की जगह पहला, Q की 0, 0 से दूरी बराबर क्या, P की 0, 0 से दूरी, ठीक है ना भाई। यदि P यहाँ O से, यदि यहाँ से दूरी ये K है तो ये भी दूरी क्या होगी, K, और ये दूरी K है तो ये भी क्या होगी, K, ठीक है, ये बात है। यानी इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हाँ यह क्या है, सममित भी है। अब हमें देखना ये संक्रामक है या नहीं। संक्रामक सिंपल सी बात है, P Q यानी P की 0, 0 से दूरी बराबर है Q की 0, 0 से दूरी के।
फिर Q की जो दूरी है वो बराबर हो किसके, ये मान लीजिए ये O है 0,0 और मान लीजिए यहाँ पर PQR, यहाँ पर R हो, ठीक है, जो कि दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, P की 0,0 से दूरी Q की 0,0 से दूरी के बराबर है। फिर पुनः Q की 0,0 से दूरी बराबर R की 0,0 से दूरी, ठीक है। तो हम सभी लोग जानते हैं P की 0,0 से दूरी बराबर होगी R की 0,0 से दूरी की, ठीक है। यानी सिंपल कहने का मतलब ये है P, Q एलिमेंट ऑफ R, Q, R, यहाँ पर R ना करके आप R डैश कर लीजिए, यहाँ पर इसको R डैश मान लेंगे, ठीक है। R डैश एलिमेंट ऑफ R, तो P, R डैश एलिमेंट ऑफ R होगा, क्योंकि R को हमने R डैश इसलिए बनाया ताकि आप R डैश ना करके यस ही बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर यस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर यस बना लीजिए, ठीक है। तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा, इतनी सी बात समझ में आई होगी, ठीक है। P की 0,0 से दूरी, Q की 0,0 से दूरी क्या है, Q की 0,0 से दूरी बराबर है S की 0,0, सिंपल सी बात है, P की 0,0 से दूरी बराबर होगी S की 0,0 से दूरी। अब देखिए उसने क्या कहा है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करेगा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। सिंपल सी बात, आपने देखा P Q S, यानी P से संबंधित क्या है, Q है, S है, इसी तरह आगे T भी होगा, U W X बहुत सारे बिंदु होंगे, वो सब क्या के दूरी पर ही होंगे, ठीक है। यानी जो P जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर वो सभी बिंदु होंगे, ठीक है। तो वो सभी दूरियां बराबर हैं कहाँ से, मूल बिंदु से, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, अतः बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय एक ऐसे वृत्त को निरूपित करेगा जिसका केंद्र जीरो जीरो अर्थात मूल बिंदु होगा, ठीक है। इस बात को आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अतः हम इस फिगर को आप बना लीजिएगा यहाँ पर, और उस फिगर के नीचे आप ये लिख दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, पूरा आंसर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 और उसका सॉल्यूशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर कुछ ऐसा है
उसके द्वारा परिभाषित संबंध आर जो है एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कैसा संबंध है ये भी बताइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपने मेरा रिलेशन पर आधारित पिछला सारा लेक्चर देखा होगा तो मैंने ये पहले ही बता दिया है। ठीक है, फिर भी यहाँ एक बार मैं फिर से उसको बताता हूँ। जैसा कि R इज इक्वल टू क्या दिया है, T1 कामा T2 सच दैट T1 समरूप है किसके, T2 के। समरूपता का निशान है ये। ठीक है ना, तो पहले देखते हैं या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो ये दिया है T1 समरूप है T2 के। T1 T2 के समरूप है तो सिंपल सी बात है T1 के समरूप कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप तो होगा ही, यानी ये कह सकते हैं यस, ये क्या है, स्वतुल्य है। अब यह देखते हैं यह सिमेट्रिक है या नहीं, यानी सममित है या नहीं है। तो T1 T2 के समरूप है, तो एक बात बताइए T2 T1 के समरूप होगा कि नहीं, यानी यस कह सकते हैं यह भी क्या है, सिमेट्रिक है। अब देखते हैं यह ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो सिंपल सी बात है T1 T3 के क्या होगा, समरूप होगा। तो इस प्रकार यह क्या है, यह एक तुल्यता संबंध है। इतनी सी बात तो सिद्ध हो गई। ठीक है, अब हमें ये सिद्ध करना है कि इसमें T1 T2 T3 में कौन सा संबंध है। सबसे पहले हम ये 3 त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए इसमें 3, 4, 5 और इसमें जो है 5, 12, 13। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। हालांकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 और ये 5 हो, ये 12 हो, ये और ये 13 और इसमें 6 और ये 8 और ये 10। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज आपस में समरूप तभी होते हैं जब उनकी जितने भी भुजाएं वो समानुपाती हों और सारे कोण बराबर हों। तो हम बस ये देख लें कि इसमें कौन समानुपाती हैं। तो आप ध्यान से देखिए 3 और 6, यानी 3/6। ठीक है, या 1/2। फिर आप देखिए ये 4 और ये 8, 4 दूनी 8, 1/2 और यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ 10 है, 5/10। तो ये दो हमें ये क्या पता चला कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है, आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है, यह समरूप नहीं है। ठीक है, कैसे पता चला, हम जब देखे इनकी जो भुजाएं हैं वो क्या हैं, समानुपाती हैं, यानी समान अनुपात में है। ठीक है, इस प्रकार हमें कह सकते हैं T1 और T3 परस्पर संबंधित हैं, परस्पर संबंधित हैं। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 और उसका सॉल्यूशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अब एक चीज़ देखिए, समानता का, ठीक है, रिलेशन है, तो आपके दिमाग में ये बात तुरंत क्लिक कर जानी चाहिए कि यह तुल्यता संबंध तो है ही। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध भी करना है। 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित सम
समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, ठीक है, कि P1 और P2 जो रिलेशन दिया है P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। तो मान लीजिए R क्या दिया है, P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। तो अब क्या दिया है, पॉलिनोमियल, P का मतलब ये है पॉलिनोमियल, ये बहुभुज है। पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है, बहुभुज। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक पॉलिनोमियल P1 हो, ठीक है। P1 में जो भुजाओं की संख्या रहेगी वही P2 में होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं P1 में जो भुजाओं की संख्या होगी वही P1 में भुजाओं की संख्या। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह रिफ्लेक्सिव है, यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यस, ठीक है। अब हमें देखते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। यानी P1 में जो भुजाओं की संख्या है वो P2 में भुजाओं की संख्या के बराबर हो। तो हम ये कह सकते हैं P2 में जो भुजाओं की संख्या है, ठीक है, वो P1 में भुजाओं की संख्या के बराबर होगी, ठीक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं यह सिमेट्रिक है। अब हमें ये देखना है यह ट्रांजिटिव है या नहीं। P1 यानी पॉलिनोमियल जो पहला है उसमें जो भुजाओं की संख्या है पॉलिनोमियल दूसरे में भुजाओं की संख्या के बराबर है। अब P2 और इसी प्रकार P3 यानी P2 में जो भुजाओं की संख्या है वही P3 में भुजाओं की संख्या है। इस प्रकार हमें कह सकते हैं P1 में भुजाओं की संख्या बराबर है P3 की भुजाओं की संख्या के। यस, यह भी क्या है, ट्रांजिटिव। अतः यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब देखिए आगे उसने क्या कहा है, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, 3, 4 और 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज का संबंध उन बहुभुजों से होगा जिसमें 3 भुजाएं हों, जिसमें कितनी भुजाएं हों, 3 भुजाएं हों। अब एक बात बताइए, 3, 4 और 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज का संबंध उन्हीं बहुभुजों से तो होगा जिसमें 3 भुजाएं हों। अतः जो 3, 4, 5 लंबाई भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज का संबंध जो होगा वह एक क्या होगा, वह जो संबंध होगा वह भी एक त्रिभुज होगा। अतः 3, 4 और 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज का संबंध भी एक त्रिभुज ही होगा, ठीक है ना। तो
ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और उसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें कहा है मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R बराबर L1 L2, L1 समांतर है L2 के, इसके द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए पहले इसने क्या कहा है, L1 L2 पैरेलल है, L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें ये चेक करना है कि पहले ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो एक बात बताइए, L1 पैरेलल टू L2, तो सिंपल सी बात है, कोई भी रेखा स्वयं के समांतर तो ज़रूर होगी, यानी हम ये कह सकते हैं यस यह रिफ्लेक्सिव है यानी स्वतुल्य है। अब हम देखते हैं यह सिमेट्रिक है या नहीं। L1 पैरेलल टू L2, तो L2 पैरेलल L1 होगा ही, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं यस यह सिमेट्रिक भी है। अब हम देखते हैं यह ट्रांजिटिव है या नहीं है। L1 पैरेलल टू L2, फिर L2 पैरेलल टू L3, तो एक बात बताइए L1 L3 के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। यस यह ट्रांजिटिव है। ऐसे देखिए ये L1 है, ये L2 है और ये L3, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी ही, ठीक है ना। यानी ये जो लाइन गई है L1 ये L3 के पैरेलल होगी, ठीक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह कैसा है, यह एक तुल्यता संबंध है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित हमें उन रेखाओं को ज्ञात करना है, ठीक है ना, जो इसी के समांतर हो, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित रेखाओं के समुच्चय में वही रेखाएं होंगी जो y बराबर 2x+4 के समांतर हों और जिसकी प्रवणता 2 हो। आपने देखा होगा, आगे मैं क्लियर कर दूंगा उसको, ठीक है। अतः y बराबर 2x+4, इसको यहाँ लिख लेते हैं। अतः y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय y बराबर mx प्लस c के रूप का होगा, जहाँ m बराबर 2 तथा c अचर पद है। इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग, रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित रेखाओं के समुच्चय में वही रेखाएं होंगी जो इसके समांतर हों। तो एक बात बताइए, इसके समांतर वही रेखाएं होंगी
जिनकी ढाल क्या हो, 2 हो, जिनकी ढाल क्या हो, 2 हो। यानी जो भी रेखाएं होंगी वो किस रूप में मिलेंगी हमें, y बराबर mx प्लस c के रूप में, जहाँ पर m हमेशा 2 रहेगा और c तो कुछ भी हो सकता है, c का मान फिक्स नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन m का मान हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। ओके, रहा क्वेश्चन नंबर 21 और उसका सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।